कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही रोमांचक खेल चल रहा है। दोनों टीमें मैदान पर हैं, कांटे की टक्कर है। हाँ, और खिलाड़ियों के बीच वो तनाव साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अचानक जो दर्शक हैं उनकी नज़र खिलाड़ियों से हटकर रेफरी पे चली जाती है। मतलब खेल के नियमों या छक्कों से ज़्यादा चर्चा इस बात पर होने लगती है कि जो रेफरी सीटी बजा रहा है, क्या वो वाकई निष्पक्ष है? या फिर वो किसी दबाव में फैसले ले रहा है ना? सही कहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी हमारा चुनाव आयोग ईसीआई उस पर ही ऐसे गंभीर सवाल उठने लगे तो पूरी व्यवस्था एक अजीब से मोड़ पर आ जाती है। आज की हमारी इस गहरी छानबीन का केंद्र यही ज्वलंत मुद्दा है। और देखिए, जब किसी भी सिस्टम में रेफरी पर ही शक होने लगे तो बात सिर्फ एक मैच या एक चुनाव हारने जीतने की नहीं रह जाती। मतलब ये उस पूरे बुनियादी ढांचे और लोगों के भरोसे पर सवाल खड़ा कर देता है। एकदम सही बात है। तो आज हमारा मिशन क्या है? आज हम कई अलग-अलग और बहुत अहम स्रोतों को खंगालेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट्स, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई और कुछ नागरिक समूहों की रिपोर्ट। इन सब के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव आयोग वाकई एक न्यूट्रल रेफरी है या फिर वो अंडर प्रेशर है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा खोलते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा काम बस उन दावों और सबूतों को सामने रखना है जो मूल स्रोतों में दिए गए हैं। बिल्कुल, ताकि जो भी इसे सुन रहा है वो खुद उन तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण कर सके। तो शुरुआत करते हैं विपक्ष के आरोपों से। ये आरोप सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। मतलब इनके साथ कुछ ऐसे तकनीकी दावे किए गए हैं जो सीधा इशारा करते हैं कि मतदाता सूची के साथ कोई बड़ा खेल हो रहा है। हाँ, और इन स्रोतों में सबसे ज्यादा जिक्र है एसआईआर का, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये जो एसआईआर है, ये तो चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को सुधारने की काम प्रक्रिया है ना? नए नाम जोड़ना या जो लोग नहीं रहे उनके नाम हटाना। जी बिल्कुल। लेकिन विपक्ष का दावा है कि इसी सफाई अभियान की आड़ में एक बहुत ही सुनियोजित वोट चोरी चल रही है। और इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण हमारे पास कर्नाटक के अलंद से आता है। वहां कथित तौर पर एक साथ 6018 वोट चुपचाप डिलीट कर दिए गए। और अलंद वाले इस मामले की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। मतलब इससे पता चलता है कि गड़बड़ी किस लेवल पर होने का दावा किया जा रहा है। एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ, उसे अचानक पता चलता है कि उसके अपने सगे चाचा का नाम लिस्ट से कट गया है। अरे बाप रे, अपने ही चाचा का? हाँ, और जब पड़ताल हुई तो खुलासा हुआ कि किसी पड़ोसी के नाम का इस्तेमाल करके वो वोट डिलीट किया गया था। सबसे बड़ी बात, न चाचा को खबर थी न उस पड़ोसी को। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि बैंक का कोई ऑटोमेटेड सिस्टम आपका खाता हमेशा के लिए बंद कर दे और आपको कोई मैसेज तक ना है। आप एटीएम जाएं और पता चलेगा खाता ही नहीं। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। और विपक्ष भी यही कह रहा है कि ये कोई एकाध स्थानीय गड़बड़ी नहीं है। उनका आरोप है कि एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। जी, उनका दावा है कि दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के वोट एक खास पैटर्न के तहत काटे जा रहे हैं और ऐसा सिस्टमैटिक हाईजैक बिना किसी बड़े तकनीकी एक्सेस के तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम काम कर रहा है तो भाई उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स भी तो होने चाहिए। हवा में बात करने से तो कुछ साबित नहीं होता। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। विपक्ष का दावा है कि उनके पास इस डिजिटल फुटप्रिंट्स के पक्के सबूत हैं। जब कर्नाटक सीआईडी ने इस वोट कटाई की जांच शुरू की तो उन्होंने चुनाव आयोग को पिछले 18 महीनों में 18 चिट्ठियां लिखीं। 18 महीने में 18 चिट्ठियां, मतलब हर महीने एक। बिल्कुल। और सीआईडी कोई राजनेता तो है नहीं, वो एक जांच एजेंसी है। उन्होंने आयोग से बहुत ही स्पेसिफिक तकनीकी डेटा मांगा था। किस तरह का डेटा? उन्होंने पूछा कि जिन हजारों फॉर्म्स के जरिए ये वोट काटे गए, उनका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था, डिवाइस के पोर्ट्स क्या थे और फॉर्म भरते वक्त जो ओटीपी जनरेट हुए उनका ट्रेल कहाँ है। ये तकनीकी पहलू समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होता है तो एक आईपी एड्रेस बनता है जो उस कंप्यूटर की लोकेशन बता देता है। सही कहा। अगर आयोग सीआईडी को वो आईपी एड्रेस दे देता तो मिनटों में पता चल जाता कि क्या ये रिक्वेस्ट अलग अलग घरों से आई थी या किसी एक ही सरकारी दफ्तर में बैठे कंप्यूटर से भेजी जा रही थी। और ओटीपी से पता चल जाता कि सिस्टम में सेंध लगी है या नहीं। बिल्कुल, यही जांच की पूरी धुरी है।
लेकिन विपक्ष का ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि आयोग ने 18 बार मांगे जाने के बाद भी ये बेसिक जानकारी सीआईडी को नहीं दी। तो उनका तर्क ये है कि जानकारी ना देना मतलब दाल में कुछ काला है। हाँ, उनका कहना है कि ये अंदर बैठे लोगों को बचाने की कोशिश है। और सिर्फ कर्नाटक नहीं, पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि जीवित लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मरा हुआ दिखाया जा रहा है। और जब वो लोग ये साबित करने जाते हैं कि भाई हम जिंदा हैं अपना आधार कार्ड लेकर, तो वो वैलिड आईडी भी रिजेक्ट कर दी जाती है। हाँ, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं लग रही है, बल्कि एक तरह का संस्थागत रूप से मिटाए जाने का आरोप है। अच्छा, अगर हम सिस्टम के फेल होने की बात कर ही रहे हैं तो हरियाणा का एक दावा है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। हाँ, वो ब्राजीलियाई मॉडल वाला मामला है ना। वही, मतलब ये दावा सीधा चुनाव आयोग के करोड़ों रुपए के तकनीकी ढांचे पर सवाल उठाता है। बताया गया कि एक ब्राजीलियाई मॉडल की स्टॉक फोटो का इस्तेमाल करके 22 अलग-अलग नामों से वोट डाले गए। कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, कभी सीमा। ये बहुत ही अजीब है। चुनाव आयोग तो डीडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और फेशियल रिकग्निशन जैसी एडवांस्ड तकनीक इस्तेमाल करता है ताकि एक ही चेहरे वाले दो लोग रजिस्टर ना हो सके। बिल्कुल। तो अरबों रुपए का ये सिस्टम एक साधारण सी विदेशी फोटो के सामने 22 बार कैसे फेल हो गया? क्या ये सिस्टम की खराबी है या इसे जानबूझकर बाईपास किया गया? ये एक बहुत ही सॉलिड सवाल है। जब बायोमेट्रिक सिस्टम बार बार एक ही गलती करे तो नियत पर सवाल तो उठेंगे ही। तो अब ये बताइए कि चुनाव आयोग इन सब बातों पर क्या कह रहा है? 18 चिट्ठियां, 25 लाख वोट, इन सब पर उनका क्या जवाब है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि चुनाव आयोग बैकफुट पर नहीं है। उन्होंने बहुत ही आक्रामक और कानूनी तरीके से पलटवार किया है। मतलब उन्होंने बचाव कैसे किया? डेटा नहीं दिया फिर भी? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उन्होंने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक सैद्धांतिक बात कही कि चुनाव आयोग के लिए कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं है। सभी पार्टियां एक समान है। बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ बयानों तक नहीं रुके। आयोग ने राजनेताओं को 7 दिन का एक कड़ा अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि या तो आप इन दावों को एक कानूनी हलफनामे में लिखकर हमें दें या फिर देश से माफी मांगे। अरे वाह, ये हलफनामे वाली जो चाल है, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है। कैसे? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल देना बहुत आसान है, लेकिन हलफनामा यानी एफिडेविट वो एक कानूनी दस्तावेज होता है। अगर उसमें कुछ झूठ निकला तो आप पर परजुरी का केस चल सकता है। मतलब अदालत से झूठ बोलने का आपराधिक मुकदमा, जिसमें जेल भी हो सकती है। बिल्कुल, तो एक तरह से आयोग ने चुनौती दी कि अगर दम है तो कानूनी खतरे के साये में लिख कर दो। लेकिन उन 25 लाख फर्जी वोटों का क्या? और वो जो हरियाणा को लेकर आपत्तियां थी? आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पूरा डेटा सामने रख दिया। इस डेटा के हिसाब से उस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 4 लाख से ज्यादा दावों और आपत्तियों को निपटाया गया था। अच्छा, 4 लाख दावों पर एक्शन हुआ था? हाँ, आयोग ने विपक्ष से सीधा सवाल पूछा कि जब महीनों तक ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तब तुम्हारे बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे थे? ये जो बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट हैं, इनका रोल बहुत अहम होता है। हर पार्टी अपना एक एजेंट हर बूथ पर रखती है, जिसका काम ही यही देखना है कि कोई गलत नाम न जुड़े या सही नाम न कटे। एकदम सही। और आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जमीन पर 10 लाख से ज्यादा बूथ एजेंट एक्टिव थे। तो आयोग का लॉजिक बहुत सीधा था कि जब तुम्हारे 10 लाख लोग वहां हर फॉर्म चेक कर रहे थे, तो उसी वक्त आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराईं? कोई हैकर रातों रात लाखों वोट कैसे चुरा लेगा? बिल्कुल। ये तो वैसी बात हो गई कि मैच चल रहा है, आपके 11 फील्डर मैदान में खड़े हैं, कोई अपील नहीं की, और जब मैच हार गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अंपायर मिला हुआ था और गेंद में चिप लगी थी। हाँ, बिल्कुल यही तर्क है आयोग का कि जब प्रोसेस चल रहा था तब आप खामोश क्यों थे? और वो जो कर्नाटक के अलंद वाले 6018 वोट थे, जहां हाईजैक का आरोप था, उसका क्या हुआ? उस पे भी आयोग ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने माना कि हाँ, 6018 वोट डिलीट करने के आवेदन जरूर आए थे। अच्छा, तो आवेदन आए थे, लेकिन सिस्टम ने उस हाईजैक को सफल नहीं होने दिया। जब जमीनी छटनी हुई तो सिर्फ 24 आवेदन सही पाए गए। बाकी के 5994 फॉर्म्स को सिस्टम ने अवैध मानकर तुरंत रिजेक्ट कर दिया। मतलब सिर्फ 24 वोट ही कटे? हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस फर्जीवाड़े की शिकायत किसी विपक्षी दल ने नहीं की थी, बल्कि खुद चुनाव आयोग ने आगे बढ़कर एफआईआर दर्ज कराई थी। तो मतलब तस्वीर बहुत ही उलझी हुई है।
एक तरफ डेटा हैक और सेंट्रलाइज सिस्टम के आरोप हैं और दूसरी तरफ आयोग कह रहा है कि हमारी प्रक्रिया इतनी मजबूत है कि हमने 99% फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया। जी, लेकिन जब राजनेता और आयोग आपस में इस तरह लड़ रहे हों, तो आम जनता और देश की अदालतें क्या कर रही हैं? वही तो, चुनाव तो नागरिकों के लिए होते हैं ना। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट इस विवाद से अछूता नहीं है। अदालत ने बिहार में चल रही इस वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया पर बहुत सख्त नजर रखी हुई है। बिहार में क्या हुआ था? जब बिहार की फाइनल लिस्ट आई तो पता चला कि ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले 3,66,000 वोटर्स के नाम गायब थे। 3,66,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नामों का कटना कोई रूटीन काम नहीं हो सकता। अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। और अदालत की टिप्पणी में एक चेतावनी भी थी, है ना, कि अगर बड़े पैमाने पर वैध वोटर्स को हटाया गया तो अदालत तुरंत दखल देगी। बिल्कुल, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी आंख मूंद कर आयोग की बात नहीं मान रहा है। लेकिन ये तो हुई कोर्ट की बात। जो आम नागरिक इस पूरी प्रक्रिया में पिस रहे हैं, उनका क्या? मैंने पढ़ा था कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक पब्लिक जूरी हुई थी। हाँ, और वहां जो गवाहियां दी गईं वो दिल दहला देने वाली थी। मतलब वोटर लिस्ट से नाम कटना सिर्फ कंप्यूटर से डेटा डिलीट होना नहीं है, ये एक नागरिक की पहचान मिटाने जैसा है। वहां क्या क्या सामने आया? यूपी से आए कुछ लोगों ने बताया कि उनके इलाके के 15,000 मुसलमानों के नाम लिस्ट से पूरी तरह गायब हो गए। हुआ ये था कि वो किसी सरकारी योजना के तहत नई जगह शिफ्ट हुए थे। तो उनका नाम नई लिस्ट में जुड़ना चाहिए था। नियम तो यही कहता है, लेकिन पुरानी जगह से नाम काट दिए गए और नई जगह कभी जोड़े ही नहीं गए। और एमपी से बंजारा समाज के लोगों ने बताया कि उन्हें तो फॉर्म तक नहीं दिए जा रहे, उल्टा उन्हें विदेशी कहकर भगा दिया गया। मतलब हद है। लेकिन सबसे ज्यादा झकझोरने वाला आंकड़ा तो बूथ लेवल ऑफिसर्स का था, है ना? हाँ, ये दावा किया गया कि वोटर लिस्ट अपडेट करने वाले करीब 40 बीएलओ ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ कोई प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं है। 40 जाने जाना दिखाता है कि जमीनी स्तर पर इन कर्मचारियों पर कितना भयानक और अमानवीय दबाव था। बिल्कुल, बिना सही संसाधनों के इतने कम समय में इतना बड़ा टारगेट दे दिया गया। जब ऐसी भयानक सच्चाई सामने आती है तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का मसला नहीं रहता है, ये सीधे सीधे एक विश्वास का संकट बन जाता है। और यही विश्वास का संकट लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोकतंत्र मशीनों से नहीं, भरोसे से चलता है। इसी पर द वायर ने एक बहुत गहरी रिपोर्ट छापी है। उसमें क्या बताया गया? उसका सार ये है कि जब किसी निष्पक्ष संस्था की साख पर शक होने लगे तो उनकी छोटी सी प्रशासनिक गलती भी एक बहुत बड़ी साजिश लगने लगती है। हाँ, और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण केरल से आया था। केरल में चुनाव आयोग के एक आधिकारिक पत्र पर, वो भी उनके ऑफिशियल लेटर हेड पर, बीजेपी की मोहर लगी हुई थी। ये तो बहुत ही असाधारण घटना थी। बिल्कुल। और जब इस पर बवाल मचा तो आयोग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक क्लेरिकल मिस्टेक है, मतलब किसी क्लर्क से गलती हो गई। असल में बीजेपी ने कोई पुराना नियम स्पष्ट करने के लिए अपनी मोहर लगाकर आयोग को भेजा था। और किसी कर्मचारी ने उसी कागज की फोटोकॉपी करके बाकी पार्टियों को भेज दी। हाँ, उनका यही कहना था। देखिए, तकनीकी रूप से ऐसी मानवीय भूल किसी भी दफ्तर में हो सकती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखिए। एक आम इंसान महीनों से सुन रहा है कि आयोग दबाव में है, वो सुप्रीम कोर्ट की बातें सुन रहा है। हाँ, माहौल ही ऐसा बना हुआ है। और फिर अचानक सबसे बड़ी संस्था के लेटर हेड पर एक पार्टी की मोहर दिख जाए तो क्या कोई इसे सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक मानेगा? शायद नहीं, वो बचा खुचा भरोसा भी टूट जाता है। और यही द वायर का निष्कर्ष था कि जब भरोसा उठ जाए तो धारणा ही हकीकत बन जाती है। तो अब आयोग के लिए चुनौती सिर्फ डेटा को सुरक्षित साबित करने की नहीं है, उन्हें अपना वो नैतिक रुतबा वापस पाना होगा जहां उनकी हर भूल पर साजिश का ठप्पा न लगे। एकदम सही बात है। और अंततः ये सब आके एक ही बिंदु पर रुकता है, वोट का अधिकार। ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। नीतियां, सरकारें, ये सब तो आती जाती रहती हैं। कीमत नहीं है तो वो इस प्रक्रिया से ही दूर हो जाएंगे। और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दो तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम से वोट कट रहे हैं। हाँ, और उनके पास सबूत होने का भी दावा है जो आयोग सीआईडी को नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ खुद चुनाव आयोग है जो डेटा, लॉजिक और हल्फनामे की ढाल लेकर खड़ा है। उनका कहना है कि हमारी प्रोसेस बहुत मजबूत है। और इन दोनों के बीच में वो आम मतदाता फंसा है जो बस इतना चाहता है कि वो जिसे वोट दे, वोट उसी को जाए। बिल्कुल।
अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा तथ्य छोड़ना चाहता हूं जिस पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। वो क्या? हमारे स्रोतों से पता चलता है कि साल 2023 में एक नया कानून बना था। इस कानून के तहत भारत के किसी भी न्यायालय में चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके काम को लेकर कोई केस शुरू नहीं किया जा सकता। मतलब उन्हें कानूनी कार्यवाही से पूरी तरह छूट मिल गई है? जी हाँ। अब आप ही सोचिए, जब मैच खिलाने वाले रेफरी को हर तरह की कानूनी जवाबदेही से सुरक्षित कर दिया जाए और उनके फैसलों को अदालत में चुनौती देना लगभग नामुमकिन हो, तो फिर एक निष्पक्ष खेल की गारंटी कौन लेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अगर पूरा सिस्टम ही शक के घेरे में आ जाए और रेफरी पर कानूनी रूप से उंगली उठाने की इजाजत ही ना हो, तो जवाबदेही तय कैसे होगी? क्या अंपायर की हर गलती सिर्फ इसलिए माफ हो जाएगी क्योंकि कानून के हिसाब से अंपायर कभी गलत नहीं हो सकता? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल। इसका जवाब किसी डेटा में नहीं, हमारी लोकतंत्र की समझ में छिपा है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी छानबीन को यहीं रोकते हैं।